वेलकम टू कानून गुरुज। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट उत्कर्ष अग्रवाल, जो कि जबलपुर में प्रैक्टिस करते हैं। Good evening to all my viewers. Good evening, ma'am. वेरी गुड इवनिंग सर। सर आज आप आए, आपने टाइम स्पेयर किया, तो पूरी जो कानून फैमिली है वो थैंकफुल है। No, it's always a pleasure, madam. तो सर बिफोर वी स्टार्ट अ टॉपिक, मैं चाहूंगी कि हमारे व्यूअर्स को आप अपने लिटिगेशन जर्नी के बारे में बताएं। कैसे आपका ये जो लिटिगेशन का जो अभी तक का जर्नी रहा है, जो भी आप अप्स एंड डाउन्स आए हैं, क्या इश्यूज फेस किए हैं एंड क्या अचीवमेंट्स रहे, तो उसके बारे में आप ब्रीफली एलोबरेट करें। जी मेरा 2010 में आई एंटर्ड द लॉ स्कूल। 2010 में मैंने इंटीग्रेटेड 5 ईयर का कोर्स था। ये मैंने किया अपना रायपुर मैथ्स लॉ यूनिवर्सिटी से, विच इज़ अ डीम्ड यूनिवर्सिटी। 5 ईयर वो अच्छा आपको एक कल्चर मिलता है, एनवायरनमेंट मिलता है, यू गेट टू नो डिफरेंट पीपल। फिर उसके बाद 2015 में व्हेन आई पास्ड आउट, immediately I joined the profession, and in the meantime I also enrolled for LLM। और फिर प्रैक्टिस तो चली रही थी 2015 से। So active, I have been in active practice since 2015, so it's been 7 years now। और in all these years practice, what I can say is every day is a struggle practice में। You have to be aware of the new developments, क्या क्या updates हो रहे हैं, you should be aware of it। Now there are two which I personally feel, and most of the lawyers in fact, जो दो चीज you have to balance is firstly the clientele। एक स्ट्रगल होता है आपको कि क्लाइंट आना पहली चीज, दूसरा ऑब्वियसली और ग्रास्प ऑन द लॉ एंड द सब्जेक्ट। सो पहला तो सबसे बड़ा स्ट्रगल यही होता है कि आपके पास क्लाइंट्स है कि नहीं है, एंड अगर है भी तो वेदर यू आर अप टू द मार्क और नॉट, और वेदर आपके एक्सपीरियंस आपका है और उतना ग्रास्प है कि नहीं लॉ पे। एंड ऑब्वियसली आई हैव रियलाइज इन ऑल दीज 7 years, ईच ईयर यू वुड सी चेंज इन यू। तो राइट फ्रॉम डे वन आई कैन सी कि हर साल कुछ शुरू में समझ में नहीं आया ये चीज, इनिशियली 3-4 years, बट लेटर ऑन नाउ आई कैन से कि धीरे धीरे थोड़ा चेंज होता है, एंड एक्सपीरियंस, एंड दिस इज द रीजन व्हाई क्लाइंट गो फॉर एक्सपीरियंस लॉयर्स एंड ऑल। सो वो एक साल में आपको काफी वो रहता है कि आपने जो सीखा है और जो आपने फेलियर्स हुए हैं, कि आप सक्सेस से उतना नहीं, जैसे बोलते हैं एज अ ओल्ड प्रोवर्ब गोस, कि सक्सेस से ज्यादा आपको फेलियर इफ यू में हो रहा है, तो दैट इज मोर लर्निंग देन दी सक्सेस। सो और लिटिगेशन की जर्नी हैज बीन अप्स एंड डाउन। एक दिन अच्छा होता है, कभी रिलीफ मिल गई, नहीं मिलती है, अच्छा यू कैन नॉट बी श्योर कभी जज का क्या मूड है, यू हैव टू बी वेरी श्योर, और यू कैन नॉट बी श्योर टू योर क्लाइंट्स। वो चीजें हैं जिसमें बिल्कुल वो रहते हैं कि आप जीत ही लेंगे, बट देयर इज नो फॉर्मूला, स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला कुछ नहीं है। एवरी केस इज अ न्यू केस। और इन सब 7 सालों में जो समझ में आया है वो यही है कि हार्डवर्क, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू हार्डवर्क। जो आपको हर चीज जो मिलेगी वो देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू इट। सो लगे रहते हैं, करते रहते हैं, एंड थिंग्स गो ऑन। सो दिस एग्जैक्टली इज सर। जर्नी हैड बीन सो फार। तो सर बेसिकली आपका जो ट्रायल कोर्ट है एंड हाई कोर्ट है, आई मीन आपका जो प्रैक्टिस का जो लोकेशन है वो क्या रहता है, कहाँ कहाँ आप प्रैक्टिस करते हैं? My area of practice is basically civil, criminal, service, revenue side. Now I've been practicing majorly in the High Court. Of late, I have been also getting matters for matters in the DRT, जो banking आपका surfacy acts and all. फिर revenue side भी commissionary court, trial court I have matters, though not full-fledged trial I'll go for, but I have matters there itself। summary trials हैं। देन उसके अलावा अपने पास कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, आई गो फॉर। then I have even matters at Indore and Gwalior bench of the High Court of MP. Then Chhattisgarh also twice and thrice I have visited, and Supreme Court में थोड़ा I have assisted senior counsels. I have briefed them. I had no occasion to appear, but I have briefed a couple of couple of seniors in couple of cases. So this is how, and majorly it's all
the state of MP में ज़्यादा उतना corporate का है नहीं, so that side it's not been much, but civil, criminal, revenue side, banking side I have major practice. ओके सर, सो किस तरीके के जजमेंट्स रहे हैं या किस तरीके के ऑर्डर्स आपके रहे हैं अभी तक के जर्नी में? अभी 7 years इट्स अ वेरी दो बहुत कम टाइम है, बट देन ऑल्सो 7 years में इट्स बीन सिविल साइड मेरे काफी रहे हैं, सर्विस साइड रहे हैं, क्रिमिनल साइड रहे हैं. टू नेम फ्यू ऑफ देम, मैं आपको थोड़ा एक ये बता सकता हूँ कि क्या क्या आई हैव डेल्ट विथ एंड द प्रिंसिपल ऑफ लॉ विच हैव बीन लेट डाउन इन दीज मैटर्स. एक जैसे हाई कोर्ट में एक देयर वाज अ मैटर इन विच आई क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ अ टर्मिनेशन ऑर्डर. वो एक एम्प्लॉय थे नगर पंचायत के, वो टर्मिनेट हो गए थे. उसका जो टर्मिनेशन ऑर्डर है हमने क्वेश्चन किया था हाई कोर्ट में. मेजर ग्राउंड ये था कि विदाउट इंक्वायरी टर्मिनेशन हुआ है. हाई कोर्ट आफ्टर कंसिडरिंग द इंटायरिटी ऑफ मैटर वाज प्लीज्ड टू अलाउ माय पिटिशन वाज अलाउड विद बैक वेजेस. फिर देयर आफ्टर अपील हुई, वहां अपील वाज डिसमिस्ड विद अ कॉस्ट ऑफ 50,000. तो वो मैटर सक्सेसफुली हमने कंटेस्ट किया. फिर ऐसे ही एक कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का एक मैटर था जिसमें देयर वाज अ विडो who was seeking compassionate appointment on account of death of her husband. तो उसको हमने पॉलिसी की, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी थी 2014 में. So on the basis of that policy, I contested the case. Court was again kind enough to allow the case and direct the respondents to grant me appointment. But वो इतना unfortunate case था in which even after the court's order I could not get. So I finally went into contempt. Contempt में the matter was so highlighted that even the PS was called. PS was called. She was made to appear, and in fact the concerned officer who was directed to grant me appointment, he was punished. So finally उसको punishment के बाद I was granted that appointment. So this is how it happens. The orders was in my favor, I had to take recourse to contempt, और फिर मैं finally मेरे favor में order हुए. तो finally अभी she is working. Likewise एक ऐसा matter था in which I had the occasion to assist the state government, assist the court on behalf of the state government. तो ये issue ऐसा था कि there was a transfer case filed on behalf of the police in charge, TI जिसको बोलते हैं, लोकल थाने में जो टाउन इंस्पेक्टर होते हैं, उनकी तरफ से एक याचिका आई गई. उनका एक जो ग्राउंड था कि विद इन 3 years एक प्रकाश सिंह का जजमेंट हुआ 2006 में सुप्रीम कोर्ट का. द लॉ लेट डाउन इन दैट केस वाज कि आप किसी भी टाउन इंस्पेक्टर को या जो पुलिस में और जो ऐसी ड्यूटीज पे हैं, यू हैव टू हैव अ वेरी फिक्स्ड काइंड ऑफ टेन्योर. आप फ्रीक्वेंटली उनको ट्रांसफर नहीं कर सकते. तो 2006 में एक सुप्रीम कोर्ट का लॉ लेट डाउन हुआ इस पॉइंट पे कि अगर आप करते भी हो तो देयर हैज टू बी रीजंस, कि जैसे कि कंप्लेंट हो उस ऑफिसर के अगेंस्ट या डीई हो, तो उस ग्राउंड्स पे ये वो एक्सेप्शंस कार्व्ड आउट किए थे. तो ये इन्होंने पिटिशन फाइल की. याचिका इस पॉइंट पे थी कि कोई भी डीई नहीं है, कोई भी कंप्लेंट नहीं है, और ट्रांसफर उनका विद इन 2 years हो गया. तो उस ग्राउंड पे दे सॉट टू चैलेंज दैट ऑर्डर ऑन द ग्राउंड कि प्रकाश सिंह की लाइट में वो कॉन्ट्रेरी हो गया. आई ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट टुक अ सिमिलर ग्राउंड कि इनके जो पिटिशन में अवरमेंट्स हैं वो उनने कंसील किए हैं, क्योंकि हमारे पास पूरा रिकॉर्ड सरकार की तरफ से हमारे पास आया था जिसमें कैटेगोरिकल वो था रिकॉर्ड पे कि इनके अगेंस्ट डी थी, कंप्लेंट्स थी. तो उस ग्राउंड पे कोर्ट ने सिर्फ कंसीलमेंट के ग्राउंड पे उनकी पिटिशन खारिज कर दी. अदरवाइज कोर्ट गेव अ व्यू एंड वाज इंक्लाइंड टू अलाउ. बट वो द लॉ व्हिच वाज लेट डाउन बाय द कोर्ट वाज दैट by concealing facts you cannot come up in a red jurisdiction. So this was majorly in civil side. Criminal side also I had the occasion to assist and appear before the court. One such judgment which I think which needs mention at this stage would be एक bail application थी जिसमें I was representing the accused. The offences were under section 302, 149, 148 of the IPC. अब इसमें I was supposed to argue on the question of merits पे मेरे को argue करना था कि इन अपराधियों का रोल कितना है, role attributed to these persons. Now during pendency what had happened was there was certain developments. When I was supposed to argue, by that point of time there was already expiry of 90 days. तो वो चार्जशीट फाइल नहीं की गई थी पुलिस के द्वारा. वो 90 days का period which is prescribed under section 167 of the CRPC that got expired.
वो मेरे को क्लाइंट के द्वारा पता चला कि वो 94th डे फाइल हुई. So the very specific ground which I argued before the court was कि once there is expiry of 90 days, I am entitled for default bail. वो various Supreme Court हैं उसमें, और 167(2) says and gives me that right कि default bail का once there is expiry of 90 days. So court initially rejected my application. I went in review. In fact, I moved an application for recall in that same order, same application. उस एप्लीकेशन को कोर्ट ने कंसिडर करके फिर अलाउ किया. तो बेल वाज ग्रांटेड ओनली ऑन द ग्राउंड कि वो 4 दिन बाद पुलिस ने चार्जशीट फाइल की. सो इट वाज इन फैक्ट various Supreme Courts were considered in that, and finally court was pleased to allow. One more judgment on the criminal side which needs a special mention would be एक state government की तरफ से I had the occasion to again argue. याचिका आई थी, बेल एप्लीकेशन थी, वो बेसिकली था 420 467 के ऑफेंसेस थे. द एलिगेशन, वेरी इंटरेस्टिंग केस था ये. इसमें एलिगेशन ये था कि इन्होंने ये बोला कि हमसे किसी ने बोला कि जो अक्यूज थे, इनने ये दलील दी कि जो कंप्लेनेंट था उनको अपने बच्चों के लिए नौकरी लगवानी थी सरकारी किसी संस्था में. तो उस संबंध में कुछ मनी का ट्रांजैक्शन हुआ. दिस वाज अमाउंटिंग टू रुपीज लैक्स. तो वो कंप्लेनेंट ने कुछ लाख रुपए दिए कि ये भाई साहब नौकरी लगवा देंगे. अब हुआ ये, जब कोर्ट के सामने मैटर आया तो कंप्लेनेंट वाज अपोजिंग द बेल एप्लीकेशन ऑन द ग्राउंड कि हमने पैसे दिए हैं करीब 1 लाख रुपए, हमें पैसा दिलाया जाए, अदरवाइज आई वुड बी अपोजिंग द बेल. I was at that point of time assisting the state government, assisting the court on behalf of the government. Now court was of the view, after listening me, in fact हम लोग की तरफ से arguments यही थी कि prima facie case made out था, accused की तरफ से तो था ही, और complainant भी in fact was equally involved because he himself has admitted to the fact कि गलत तरीके से उसको पैसे देने थे. तो कोर्ट ने फाइनली एक 30 पेज का डिटेल्ड जजमेंट पास किया जिसमें पूरा स्टेट ऑफ एमपी में डीजीपी को एक ऑर्डर दिया कि आप ऐसे मैटर्स आते हैं वेयर कंप्लेंट ही हिमसेल्फ एडमिट्स टू द गिविंग ऑफ द ब्राइब, तो ऐसे केसेस में फर्स्टली यू रजिस्टर एन एफआईआर अगेंस्ट दीज पर्संस एंड देयर आफ्टर यू मूव अहेड. तो उस ऑर्डर के कारण आज की डेट में ये है कि ऐसे मैटर्स थोड़े में कमी आई हैं. अब कंप्लेनेंट खुद आके ये एडमिट नहीं करता कि हमने ऐसा पैसा दिया, और उसके ग्राउंड पे काफी डेवलपमेंट हुआ है. दिस इज अ वेरी इट वाज इन फैक्ट रिपोर्टेड आल्सो. So very good law on the point, and court was very much into it कि ये काफी prevalent था कि कंप्लेनेंट आके बोलता हमने इलीगल तरीके से 1 लाख रुपए दिया, और उसके बाद they are agitating their right. तो उस पे एक बड़ा एक अच्छा निर्णय हुआ कोर्ट का. फिर एक मैटर और था जिसमें there was a issue of cancellation of bail. हम विक्टिम की तरफ से थे. The sole issue was कि बेल अक्यूज को जो मिली 376 में उसको मिल गई थी, उसकी कैंसिल की जाए. अब सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट. कैंसिलेशन ऑफ बेल इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि पर्सनल लिबर्टी इज कंसिडर्ड टू बी द प्राइमेसी. हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब, और कानून में पर्सनल लिबर्टी को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है. तो उसमें कैंसिलेशन में एक प्रिंसिपल ये आता है कि सुपरवीइंग सर्कमस्टेंसेस क्या है व्हेन आफ्टर द पर्सन हु इज इनलार्ज्ड ऑन बेल, उसके बाद उसने क्या ऐसी एक्टिविटीज की हैं which warrants any kind of interference by the court as regards and qua the cancellation of the bail. तो उसमें मेरा यही था कि चूंकि सेकेंड एफआईआर हो गई थी, उसी विक्टिम के अगेंस्ट एक अपराध और कारित हुआ ड्यूरिंग द टाइम व्हेन दैट पर्सन अक्यूज्ड वाज ऑन बेल. उस ग्राउंड पे कोर्ट ने सीधे वेरियस सुप्रीम कोर्ट साइड करते हुए बेल वाज कैंसिल्ड. तो दिस वाज अनदर जजमेंट. देन देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑन द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल इशू. ये एक एनआईटी का मामला था जिसमें आई चैलेंज दी एनआईटी विच वाज इन माय फेवर. एक एनआईटी इशू हुआ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जिसमें आई वाज दी सक्सेसफुल बिडर. हमने सबसे लोएस्ट बिड दी, तो आई वाज सक्सेसफुल. किसी की कंप्लेंट में, किसी प्राइवेट जो कॉम्पिटिटर था उसकी कंप्लेंट आई, उस कंप्लेंट पे पूरी बिड कैंसिल हो गई, पूरी एनआईटी की प्रोसीजर कैंसिल हो गई. आई केम इन हाई कोर्ट. द मेजर पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट वाज द पर्सन ऑन हुज इंस्टेंस दैट बिड गॉट कैंसिल्ड, he himself was a competitor and he himself was a part of a committee which cancelled my NIT. तो सिर्फ इस ग्राउंड पे ऑफ that is on the ground of bias that nobody can be a judge in his own cause.
the court was pleased to issue cause that entire order by that, by which the bid got cancelled. तो एक अनदर इम्पोर्टेंट ये एस्पेक्ट था, ये कॉन्ट्रैक्चुअल साइड था. और एक दो और हैं रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्चुअल ऑन विच आई सोली आर्ग्यूड ऑन द क्वेश्चन ऑफ नेचुरल जस्टिस. एक जिसमें से एक मैटर था जिसमें एक राइस मिलर था, उसकी एक मिल थी, तो उसका मेन एक मंडी लोकल लॉज होते हैं, जैसे स्टेट ऑफ एमपी में एमपी कृषि उपज मंडी अधिनियम है 1973 का. तो इस एक्ट के तहत आपको लाइसेंस मिलता है. वंस यू गेट लाइसेंस ओनली देन यू आर अलाउड टू ऑपरेट इन द मार्केट. तो इस केस में ऐसा हुआ कि इन्होंने लाइसेंस की कंडीशंस के वायलेशन में कुछ एक्ट कर दिए. उस ग्राउंड पे इनका लाइसेंस इनिशियली सस्पेंड हुआ, लेटर ऑन इट गॉट कैंसिल्ड. लाइसेंस कैंसिलेशन के बाद हम आए हाई कोर्ट. मेनली हमारा ये था कि इनका ये कहना था कि कोई इंक्वायरी हुई और इंक्वायरी के बेसिस पे हमें पाया गया कि हमने वायलेशन किया है लाइसेंस की कंडीशंस का, तो दे कैंसिल्ड माय लाइसेंस. I came in High Court on a singular ground. My singular ground was कि at the time of inquiry I was not a party. All the inquiry was conducted back behind me. Now respondents को शो करने के लिए और डिफेंड करने के लिए क्या किया, उन्होंने 13 के 13 शो कॉज नोटिस लगाए, जिसमें मेरे 13 जवाब थे. 13 शो कॉज नोटिस उन्होंने दिए, 13 के 13 हमने जवाब भी दिया. बट माई सोल कंटेंशन वॉज कि इंक्वायरी के समय आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि नहीं, क्योंकि जितने भी शो कॉज लेटर ऑन हुए शो कॉज नोटिस, they were all on the basis of inquiry which was back behind me. तो मैंने कहा कि पूरी प्रोसीडिंग्स ही, दिस इज व्हाट माय हम्बल सबमिशन वाज, कि पूरी प्रोसीडिंग्स ही विशिएट हो गई. तो आफ्टर कंसीडरिंग इंटायरिटी ऑफ मैटर, नाउ दिस वाज व्हाई इंटरेस्टिंगली आई मेंशन्ड दिस केस, बिकॉज this was one such matter in which interim order was granted to me. Interim order ran into 8 pages. अब वो 8 पेजेस में रैन करने के बाद अब डिपार्टमेंट को उसमें चूंकि काफी अमाउंट इन्वॉल्व था, रिकवरी भी थी हमारे अगेंस्ट, दे वेंट इन दी अपीलेट कोर्ट, डिवीजन बेंच हाई कोर्ट में गए. डिवीजन बेंच ऑल्सो डिड नॉट इंटरफेयर एंड फाइनली द मैटर दो इज पेंडिंग, इज अबाउट टू कम. तो ये अभी पेंडिंग है. बट these kinds of issue I have dealt in last 7 years, ranging from civil service, criminal. This is my area of practice. And few banking matters also I did. One of those I just point out very briefly. I'll just point out. एक मैटर ऐसा था जिसमें हमारे क्लाइंट का पोजीशन लिया जा रहा था सरफेसी एक्ट में. द सोल ग्राउंड विच वॉज टेकन बाय द बैंक वॉज कि चूंकि हमारा अकाउंट एनपी हो गया, उसके बाद उन्होंने 13(2) दिया, हमें डिमांड नोटिस दिया. डिमांड नोटिस के बाद पोजीशन नोटिस दिया, एंड लेटर ऑन दे वर सपोज टू टेक माय पोजीशन अंडर सेक्शन 14 ऑफ द सरफेसी एक्ट. I came in DRT. मैंने सारी प्रोसीडिंग्स को चुनौती दी. The basic ground on which I challenged the order was, and entire proceedings was, कि there is a provision under section 13(3) of the act. वो 13(3) ये बोलता है कि कोई भी आप रिप्रेजेंटेशन अगर देते हैं बैंक को, that requires consideration and bank is bound to decide it before possession is taken from you. Now मेरे केस में luckily that was not there. I was able to point out that. Finally, the tribunal was pleased to quash the entire proceedings on that ground alone. तो आज वो possession बच गया, and luckily the tribunal was pleased to pass order in my favor. So these kinds of cases I have been practicing since last 7 years. तो काफी अच्छा जर्नी आपका रहा है. इट्स रिफ्लेक्टिंग टू योर जो आपने जिस तरीके से आपने एलोबरेट किया है अपने आप को, काफी 7 years के टाइम पीरियड में काफी अच्छा गेन किया है आपने. So today we are going to discuss on appeal revision review. तो सर मैं ये जानना चाहूंगी कि अपील रिवीजन एंड रिव्यू ये क्या है, किस तरीके से एप्लीकेबल होते हैं, क्या इनके प्रोविजंस हैं? अपील रिवीजन रिव्यू एज अ लेमैन अगर कोई देखता है, जैसे आई विल गिव यू माय एग्जांपल. व्हेन आई एंटर्ड इनटू द लॉ स्कूल, द कांसेप्ट्स आर वेरी, देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन ऑल द 3 कांसेप्ट्स. वो आपको प्राइमा फेसी लगेंगे सब सारे एक से हैं, देयर इज थिन लाइन ऑफ डिफरेंस. प्रैक्टिकल फील्ड में व्हाइल लिटिगेटिंग हम सिर्फ इसी ग्राउंड पे कई बार पिटिशन सक्सीड हो जाती है, द डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स. अगर प्रिसाइजली समझा जाए, अपील इज समथिंग यू कैन प्रिसाइजली अंडरस्टैंड एज appreciation and reappreciation of evidences. ये इसका मतलब ये होता है, अगर हिंदी में हम समझें तो कोई भी ट्रायल हुई, ट्रायल में किसी एक गवाह ने गवाही दी,
उसके बाद उसका क्रॉस हुआ, देन फाइनली उसकी गवाही के बेसिस पे, क्रॉस के बेसिस पे ट्रायल कोर्ट एक जजमेंट पास करती है। इस जजमेंट को आप अगर जो इन केस अक्विटल हो गया तो उसको स्टेट चुनौती देगा या तो विक्टिम चुनौती देगा। इन केस अगर देयर इज अ कन्विक्शन तो ऑब्वियसली द अक्यूज वुड कम इन अपील। नाउ इफ देयर इज अ अपील, in that case the appellate court would be at liberty to see every document which is on which trial took place by the learned trial court. तो आपको एक एक डॉक्यूमेंट देने की आजादी है अपीलेट कोर्ट को। ये प्रिसाइजली अपन समझ सकते हैं, ये अपील का कंसेप्ट है। इसके बाद अपन आते हैं रिवीजन पे। अपील का एज आई टोल्ड कि अप्रिसिएशन रीअप्रिसिएशन होता है, इसका स्कोप थोड़ा और नैरो डाउन हो जाता है व्हेन वी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रिवीजन। रिवीजन इज बेसिकली आप jurisdictional error देखते हो, whether there is court below has properly exercised its jurisdiction or not, exceeded its jurisdiction or not. You also even go on to see the propriety of a particular order. तो ये फर्दर नैरो डाउन हो जाता है अपील से। jurisdiction वाइड है बट इट नैरोज डाउन इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि अप्रिसिएशन एंड रीअप्रिसिएशन ऑफ एविडेंसेस नहीं होता है। आप सिर्फ देखते हो jurisdictional एरर क्या है, वेदर कोई गलती हुई है, इलीगैलिटी कोई प्राइमा फेसा है जो रिकॉर्ड के बियॉन्ड है, आप एविडेंसेस नहीं पढ़ते हो। फर्दर अपन और इसको नैरो डाउन करते हैं तो दिस देन कम्स द कंसेप्ट ऑफ रिव्यू। सबसे तीनों कंसेप्ट में से सबसे जिसका लिमिटेड स्कोप है दैट इज रिव्यू। रिव्यू में यू ओनली लुक इनटू द एरर अपेरेंट। आपने कोई डॉक्यूमेंट लगाया, डिस्पाइट यू फाइलिंग दैट डॉक्यूमेंट द कोर्ट डिड नॉट कंसिडर इट, दैट इज अ ग्राउंड फॉर रिव्यू। फर्दर देयर वर फ्यू फैक्ट्स व्हिच यू could have you were not able to brought in because they were not in your knowledge. Later on subsequent events हुए या आपको बाद में पता चला, and despite your due diligence आप वो लेके नहीं आए, तो this is also a ground for review. So the idea is कि अपील सबसे ज्यादा स्कोप है, then comes the review revision and finally the review. तो ये बेसिक कंसेप्ट हो गया तीनों टर्म के। अब इसको अपन थोड़ा सिविल jurisdiction में समझना जरूरी है एंड क्रिमिनल में। If we understand the concept of appeal qua the criminal jurisdiction, three important things at this stage I would point out would be appeal तीन कैटेगरी ऑफ लोग कर सकते हैं, जिसमें पहला आता है विक्टिम जो कंप्लेनेंट होता है, दूसरा ऑब्वियसली जो कन्विक्टेड होता है अक्यूज जिसको बोलते हैं, और तीसरे केस में होती है जब स्टेट फाइल करती है। तीनों के जो पावर्स वही हैं, तीनों अपील फाइल करती है कोई ना कोई व्यथा से, बट तीनों के जुरिडिक्शन और स्कोप अलग हो जाते हैं। इफ वी अंडरस्टैंड फर्स्टली इसके प्रोविजंस हैं, 372 में देयर इज अ अपील राइट टू अपील फॉर विक्टिम, 374 is right of an accused to file an appeal, and 378 when I talk about 378, ये this is 378, 372, 374 of the criminal procedure code. 378 talks about the appeal by the state against the order of acquittal. तो अब इसको individually if we understand, तो 372 is appeal by the victim. Prior to 2009 position used to be कि victim had no absolute right to file an appeal. 2009 में एक अमेंडमेंट आया सीआरपीसी में, उस अमेंडमेंट के बाद वेरियस सुप्रीम कोर्ट्स भी हो गए। आज की डेट में स्थिति ये है कि विक्टिम हैज अ स्टैट्यूटरी राइट इनग्रेन्ड एंड इनग्राफ्टेड अंडर 372 टू फाइल एन अपील। तो ये एक एब्सोल्यूट राइट है। एक मैं इस संबंध में एक जजमेंट आई वुड जस्ट रेफर टू। ये जजमेंट है जोसेफ स्टीफन वर्सेस एस स्वामी. This is decided by the Supreme Court recently in January 2022. The proposition of law which was let down was कि whether victim has a right or not. So Honorable Apex Court held कि there's a statutory right and it's a mandatory right. आप as a matter of right you can file an appeal. तो victim का आज की डेट में जो position हो गई है वो ये है कि as a matter of right they can file an appeal. Second concept is कि conviction के बाद अपील होती है। इसमें अक्यूज फाइल करता है एज अ मैटर ऑफ राइट अंडर सेक्शन 374. दिस इज आल्सो एज अ मैटर ऑफ राइट टू फाइल एन अपील. दिस इज बाय द अक्यूज्ड. थर्ड कम्स इज द अपील अंडर सेक्शन 378. नाउ देयर इज अ वेरी डिफरेंस बिटवीन द राइट टू फाइल एन अपील बाय द स्टेट एंड बाय द अक्यूज्ड. जब भी स्टेट फाइल करते हैं अपील, वो 378(3) में फाइल होती है,
इसका कंसेप्ट ये है कि जब भी अपील फाइल होती है उसमें लीव टू अपील पहले लेना पड़ती है स्टेट को. Once that leave to appeal is converted into an appeal, thereafter you are further allowed to argue on the question of admission. तो पहले आपको एक लीव टू अपील लीव लेना पड़ती है कोर्ट से. लीव पे आप अगर संतुष्ट कर पाते हो, मतलब स्टेट के लिए है ये, लीव पे आप संतुष्ट कर लेते हो तो वो कन्वर्ट हो जाती है क्रिमिनल अपील में. एंड वंस यू रेगल आउट ऑफ दैट 378 का 3, वो लीव टू अपील कन्वर्ट हो जाती है. उसके बाद जब लीव मिल जाती है तब आप एडमिशन पे बहस करते हो. तो ये कोर्ट को, ये स्टेट को एक एक्स्ट्रा उस पर गुजरना पड़ता है और देन उसके बाद उनकी अपील एडमिशन पे आती है. इसका एक बहुत ही शॉर्ट सा रीजन है कि व्हाई देयर इज अ डिफरेंस, कि एज अ मैटर ऑफ राइट अक्यूज को मिलता है बट स्टेट को नहीं मिलता है. उसका कारण ये है कि अक्विटल जब भी होता है, अक्विटल की फाइंडिंग जब भी चुनौती दी जाती है अपीलेट कोर्ट में, जो अपीलेट कोर्ट रहती है उसके पास पावर्स बहुत हैं एज एन अपीलेट कोर्ट, बट एट द सेम टाइम दे आल्सो हैव द ड्यूटी टू लुक इनटू के अननेसेसरीली या बियॉन्ड रिकॉर्ड जाके आप अक्विटल के ऑर्डर को कन्विक्शन में नहीं कर सकते हो. देयर हैज टू बी सम रीजनिंग टू इट, प्रॉपर अप्रिसिएशन होना चाहिए एंड कुछ मर्यादा होती है कोर्ट को भी उसमें. सुप्रीम कोर्ट और लॉ के अकॉर्डिंगली अक्विटल की फाइंडिंग तभी चेंज हो सकती है, अदरवाइज नो. सो ये बेसिकली कंसेप्ट है अपील का क्वा द क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन. अब लेट अस कम टू द कंसेप्ट ऑफ अपील विद रिगार्ड टू द सिविल ज्यूरिसडिक्शन. सिविल में देयर आर टू प्रोविजंस व्हिच रिक्वायर्स मेंशन आर सेक्शन 96 and 90 and 100 of the CPC. सर मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, आपको अगर बीच में ब्रेक लेना है आप ब्रेक ले सकते हैं, पानी पीना है पानी पी सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है. ताकि क्या कि हाँ यू कैन टेक अ ब्रेक आराम से ना, तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है. तो आराम से ऑफ करना पड़ेगा वहीं से. नहीं तो ओके, कोई ऐसा इशू नहीं है. आप आराम से पानी पी लीजिए आराम से. So continue with civil appeal वाला जो है. So the concept of civil appeal under the CPC is, आपके पास सेक्शन 96 होता है एंड सेक्शन 100 which provides for second appeal. अब सिविल लॉ में कंसेप्ट ये है, अब मैं आपको एमपी के स्टेट लॉ के हिसाब से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. एमपी में एक एमपी सिविल कोड्स एक्ट है. दिस वाज इनैक्टेड समटाइम इन द ईयर 1958. इस पर्टिकुलर लॉ में आपने सिविल कोर्ट को एक पिक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन दिया. इनिशियली क्या होता था, सिविल कोर्ट क्लास 1, इनके पास पिक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन यूज्ड टू बी फॉर 5 lakhs. एक सेकेंड. Pecuniary jurisdiction would be for 10 lakhs. मतलब सिविल कोर्ट जो क्लास 1 हुआ करता था, दे हैड द पावर्स टू डिसाइड सूट अप टू अमाउंटिंग टू रुपीज वैल्यूइंग टिल 10 lakhs. ये पोजीशन चेंज हो गई 2014 में. नाउ देयर पिक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन हैज बीन एनहांस्ड टू 1 crore. तो कोई भी सूट वैल्यूइंग टिल 1 crore कैन बी फाइल्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, जिसको बोलते हैं आप कोर्ट ऑफ सिविल कोर्ट क्लास 1. एडीजे के कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन, और डीजे जिसको बोलते हैं डीजे कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज, इनका पिक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन पहले कम था, जो अब आज की डेट में बढ़ के हो गया है मोर देन 1 crore. तो आपकी जब आप ओरिजिनल कोर्ट में जब आप फाइल करते हो सूट, अगर आपका कंसिडरिंग योर वैल्यूएशन वो सूट जाता है अप्रोप्रिएट कोर्ट के पास. अगर आपका 1 crore से कम, तो ऑब्वियसली इट विल गो बिफोर द कोर्ट ऑफ फर्स्ट क्लास कोर्ट, सिविल जज जिसको बोलते हैं. 1 crore के ऊपर का वैल्यूएशन है तो आपका ओरिजिनल जो ज्यूरिसडिक्शन होगा वो होगा एडीजे कोर्ट के पास या डीजे कोर्ट के पास. अब अपन पहला एग्जांपल लेते हैं, सिविल कोर्ट जो क्लास 1 है, इनका अगर वैल्यूएशन कोई जा रहा है, इनकी पिक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन में आ रहा है, तो जब ओरिजिनल सूट वुड बी ट्राइड बाय दिस कोर्ट, सिविल कोर्ट क्लास 1, आपकी फर्स्ट अपील वुड बी इन द फॉर्म ऑफ सेक्शन 96 ऑफ द सीपीसी. फर्स्ट अपील वुड गो टू द कोर्ट ऑफ एडीजे और द डीजे against the order. If some parties are aggrieved by any of the orders passed in the first appeal,
second appeal under section 100 would lie before the court of before the high court. तो ये आपका जब आपका ओरिजिनल jurisdiction is with the civil court class 1, तब आपके पास रेमेडी क्या है, आप अपील फर्स्ट अपील 96 में जाते हो एडीजे के पास, देन आफ्टर दैट सेकंड अपील आप 100 में जाते हो हाई कोर्ट के पास. अगर आपका ओरिजिनल jurisdiction या ओरिजिनल सूट इज ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ एडीजे जिसका वैल्यूएशन है मोर देन 1 करोड़ रुपीस, जो कि स्थिति चेंज हो गई आफ्टर 2014 का अमेंडमेंट. अगर ओरिजिनल सूट इज डिसाइडेड बाय द एडीजे कोर्ट, फर्स्ट अपील में आप जाते हो अंडर सेक्शन 96 ऑफ द सीपीसी बिफोर द हाई कोर्ट. अब उसके बाद रेमेडी बिफोर द पार्टी इज फर्स्ट अपील के बाद सिविल कोर्ट के बाद तो आपके पास हाई कोर्ट हो जाता है सेकंड अपील में. बट इन दिस पर्टिकुलर केस चूंकि पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन 1 करोड़ के ऊपर था, फर्स्ट अपील आप जाते हो हाई कोर्ट, बट द ओनली रेमेडी फॉर द क्लाइंट वुड बी अंडर सेक्शन 136 ऑफ द आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट में आप जाते हो 136 में. ये तब है जब पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन के बियॉन्ड और डीजे ओरिजिनल सूट डिसाइड करता है, ये तब केसेस है. तो ये कंसेप्ट हो गया आपका सिविल में. अब देयर इज अ वेरी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट अपील एंड द सेकंड अपील. सेक्शन 96 में एज आई पॉइंटेड आउट इन द क्रिमिनल जुरिसडिक्शन 96 में अगेन अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंसेस एंड रीअप्रिसिएशन ऑफ एविडेंसेस कैन बी डन, क्योंकि फर्स्ट अपील है वो. सेक्शन 96 में वाइड पावर्स है. अपील ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सुप्रीम कोर्ट ने भी वो होल्ड किया है, या एज एन अपीलेट कोर्ट आप पूरे डॉक्यूमेंट्स खंगाल सकते हो, पूरे डॉक्यूमेंट्स आप यू कैन लुक इनटू एंड यू कैन गिव अ फाइंडिंग. तो अपीलेट कोर्ट हैज अ वेरी वाइड जुरिसडिक्शन. बट वंस यू से यू कम इनटू द सेकंड अपील बिफोर द हाई कोर्ट, नाउ पावर्स ऑफ सेकंड अपील टू डिसाइड अ सेकंड अपील इज ओनली विद द हाई कोर्ट. वो सेकंड अपील सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ पे होती है. यू कैन नॉट डिस्टर्ब एंड डिसलॉज द फाइंडिंग ऑफ फैक्ट. सिर्फ अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है उस पे यू कैन come in the high court raising all those questions of law. Even high courts have been restricted to decide any matter in a second appeal. They are restricted to the definition of what has been the procedure which is laid down in section 100. मतलब अगर हाई कोर्ट में आप सेकंड अपील में आते हो तो हाई कोर्ट का वेरी लिमिटेड जुरिसडिक्शन है. सेक्शन 100 में पूरी प्रोसीजर दी हुई है. whenever a matter comes for admission, High Court cannot entertain it until there is an argument on the question of admission. अगर कोई सेकंड अपील डिसमिस हो जाती है तो उसमें कोई बार नहीं है, उसमें हाई कोर्ट इज नॉट बाउंड टू फॉर्मुलेट अ सेकंड सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ. बट इन केस हाई कोर्ट इज इंक्लाइंड टू अलाउ एनी सेकंड अपील, in that case it's a bounden duty as per mandatory provisions of section 100. They are to formulate a second appeal questions of law, and only after formulation they are to hear the respondent party, the affected party, and pass the final order. So there cannot be any reversal of any order passed in the first appeal in the second appeal without firstly hearing this other party, secondly without formulating any substantial question of law. तो ये बेसिक डिफरेंस है फर्स्ट अपील और सेकंड अपील में. इसमें वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हैं विच रिक्वायर्स अनदर सेशन, बिकॉज वो बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है उसके लिए अपन को. बट डू फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेशन वो अभी आई वुड नॉट बी इन अ पोजीशन, क्योंकि उसके लिए अपन को बहुत टाइम लगेगा. नाउ कमिंग बैक टू द कंसेप्ट ऑफ रिवीजन क्वा द क्रिमिनल जुरिसडिक्शन. रिवीजन का कंसेप्ट आई जस्ट पॉइंटेड आउट. वो प्रोप्राइटी आप देखते हो, जुरिसडिक्शनल एरर देखते हो, लैक ऑफ जुरिसडिक्शन या द लर्नेड कोर्ट बिलो एक्सीडिंग इट्स जुरिसडिक्शन. ये 3-4 कंसेप्ट्स होते हैं in which under revision you are supposed to see. Criminal revision में the provisions are section 397 and 401 of the CRPC. इसमें भी as I pointed out कि ये सिर्फ आप jurisdictional error देखते हो कि ट्रायल कोर्ट ने प्रॉपरली अपना jurisdiction एक्सरसाइज किया है कि नहीं, जो पावर्स उनको एनग्राफ्टेड हैं वो पर्टिकुलरली एक्सरसाइज किया है कि नहीं, whether they have exceeded the jurisdiction or not. सिर्फ इसी क्वेश्चन पे आप चैलेंज कर सकते हो क्रिमिनल रिवीजन में. लाइकवाइज सिविल रिवीजन ऑल्सो there are 3 things: propriety, jurisdictional error, whether court has properly exercised its jurisdiction or not, whether it has exceeded or not. ये सभी questions आप देखते हो सिविल jurisdiction में. एक थोड़ा सा difference जो है वो ये है कि एक proviso है section 115 of the CPC में which provides for revision. इसमें ये बोलता है कि all those cases, आपके कुछ भी जो interlocutory applications आप move करते हो ट्रायल कोर्ट में, in case that particular interlocutory application disposes of your suit finally, in all these cases
आप आते हो सिविल रिवीजन में। अब आई विल मेक माई सेल्फ लिटिल बिट क्लियर इन दिस। अगर कोई आपने सिविल सूट फाइल किया, सामने वाले ने एक पावर होता, एक प्रोसीजर है उसमें, एक ऑर्डर 7 रूल 11 का मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिविल रिवीजन समझाने के लिए, कि आपने एक सिविल सूट फाइल किया। सिविल सूट फाइल करने के बाद सामने वाले ने एक ये कहते हुए आवेदन पेश किया कि 711 की धारा का उसने आवेदन पेश किया, सेइंग दैट योर सूट इज बार्ड बाय लॉ। 711 इज अ प्रोविजन गिवन which provides कि कोई भी सूट which is barred by law can be dismissed at the outset। तो कोई ऐसा एप्लीकेशन अगर डिफेंडेंट यूज फाइल करता है, तो इन केस दैट एप्लीकेशन ऑफ डिफेंडेंट इज अलाउड, दैट वुड अमाउंट टू डिसमिसल ऑफ द सूट। तो इस केस में अगर उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, तो आपके पास जो रेमेडी होती है, कोई भी कंसर्न पार्टी के पास, जैसे डिफेंडेंट है, उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी, तो चूंकि वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन फाइनली सूट को डिसाइड कर देगी, तो इसीलिए उसके पास रेमेडी है, ही कैन फाइल ए सिविल रिवीजन अंडर सेक्शन 115 ऑफ द सीपीसी। ये एक डायरेक्ट प्रोविजन है। फिर अपील का भी प्रावधान रहते हैं, जो आपके ऑर्डर 43 में मेंशन है, बट जस्ट बिकॉज दैट्स नॉट अ पार्ट अभी के लिए, तो आई एम नॉट गेटिंग इनटू ऑल दोस थिंग्स। बट सिविल रिवीजन का क्वादी सिविल जुरिडिक्शन ये कंसेप्ट है। देन अपन आते हैं रिव्यू पे। रिव्यू इज क्रिमिनल का, अगर आप रिव्यू देखें, now this particular concept of review is specifically barred under the criminal law। 362 of the CRPC puts a specific bar कि कोई भी आपका क्रिमिनल जजमेंट हुआ या क्रिमिनल ऑर्डर हुआ, इट कैन नॉट बी रिव्यूड, दैट्स ए स्पेसिफिक बार। इसमें एक बड़ी लैंडमार्क रूलिंग है विच नीड्स मेंशन वुड बी, ये है हरी सिंह मान वर्सेस हरभजन सिंह, 2001 का सुप्रीम कोर्ट एससीसी में रिपोर्टेड है ये जजमेंट। इट रीइटरेट्स व्हाट इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 362 ऑफ द सीआरपीसी कि आप क्रिमिनल लॉ में देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिव्यू। ये क्रिमिनल लॉ का रिव्यू का ज्यूरिसडिक्शन हो गया, क्योंकि रिव्यू का पावर्स ही नहीं है, तो जस्ट बिकॉज द एक्ट ने बार किया है, तो क्रिमिनल लॉ में कोई भी रिव्यू नहीं फाइल हो सकता। रही बात सिविल लॉ की, सिविल लॉ की आई जस्ट पॉइंटेड आउट इन द बिगिनिंग, जो आपका रिव्यू का कंसेप्ट है, उसमें सिर्फ बहुत ही लिमिटेड प्रेयर आप प्रे कर सकते हो, जिसमें एक प्रेयर आपकी ये है कि एरर अपेरेंट होना चाहिए, prima facie documents which were there, and despite the availability of those documents, court did not consider your documents and your pleadings, so in that case that's a ground for review। Second aspect of review is कि despite due diligence, कोई डॉक्यूमेंट था which was not in your possession, but later on वो डॉक्यूमेंट आपके पोजेशन में आया, तो उस संबंध में आप रिव्यू लगा सकते हो कि just because at that point of time I was not having possessing that document। So these are two basically grounds। This is provided under order 47। उसमें contingency जो mentioned है, उसी में आप रिव्यू फाइल कर सकते हो सिविल लॉ में, उसके बियॉन्ड नहीं कर सकते हो। तो दिस इज व्हाट प्रिसाइजली द कंसेप्ट ऑफ रिव्यू, रिवीजन एंड अपील इज। बड़ी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, बट व्हेन यू गेट इनटू प्रैक्टिस, प्रैक्टिकली यू कम टू नो उसके वो डिफरेंस, उसके मायने क्या है। काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपने सर। तो सर जो इन दिनों बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है विच इज 482, सो बेसिकली लोगों के माइंड में एक डाउट रहता है कि 482 जो है वो सिर्फ एफआईआर क्वेश्चन के लिए है। सो मैं ये जानना चाहूंगी कि इसका जुरिसडिक्शन एक्चुअली है कैसा, क्या क्या चीजें इसमें काउंट होती हैं। कंसेप्ट ऑफ 482 एक हाई कोर्ट के इनहेरेंट पावर्स हैं। नाउ इनहेरेंट पावर्स से अपन इसको हिंदी में ऐसे समझें कि जो पावर्स इनेट हैं हाई कोर्ट में, यू आर नॉट सपोज्ड टू रेफर टू एनी ऑफ द स्टैट्यूट। 482 is such a concept where हाई कोर्ट के पावर इनेट हैं, इनहेरेंट हैं, वो किसी स्टैट्यूट से ड्राइव नहीं करती है, उसमें वाइड पावर्स हैं। एज द ओल्ड प्रोवर्ब गोज कि पावर करप्ट्स एंड एन एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। लाइकवाइज जितना बड़ा जुरिसडिक्शन होगा और जितने पावर्स होंगे, उतना स्पेयरिंगली पर्टिकुलर अथॉरिटी को एक्सरसाइज करना पड़ता है। जैसे कि 482 में बहुत पावर्स हैं हाई कोर्ट को, बट एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये लॉ लेट डाउन हुआ है कि 482 के पावर्स हाई कोर्ट ऐसे भी कभी भी यूज नहीं कर लेगी। इट हैज टू बी यूज्ड स्पेयरिंगली।
दे आर टू कंसिडर एंटायरिटी ऑफ मैटर। कुछ लॉ लेट डाउन किए हैं, उसी के ग्राउंड पे आप कर सकते हो, उसी कॉन्टिजेंसी में आप यूज कर सकते हो। ये बिल्कुल सही बात है कि 482 को हम सिर्फ एफआईआर की कॉस्टमेंट के लिए समझते हैं, बट देयर आर मोर टू इट। आई इन दिस सेशन जस्ट ट्राई टू पॉइंट आउट एंड टेंजेंशियली टच अपॉन कि क्या क्या आप यूज कर सकते हो 482 में। एक इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जितने भी रेसिडुअरी चीजें होती हैं विच इज एब्सोल्युटली बार्ड, उसको आप यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे एज आई जस्ट पॉइंटेड आउट कि रिव्यूज क्रिमिनल जुरिडिक्शन में बार है, बट कई बार क्या होता है, जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज विच लॉयर्स फेसेस कि बेल एप्लीकेशन आपने आर्ग्यू किया, बेल एप्लीकेशन में धोखे से अक्यूज का नाम में गलती हो गई, तो अब व्हाट रेमेडी दी कंसर्न्ड अक्यूज हैज नाउ, बेल मिल गई उसको, अब बेल उसको ग्रांट इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ऑर्डर में नाम किसी और का चढ़ गया है, वो वहां से उसको जेल से वो ऑर्डर नहीं हो पाएगा, एंड कैन नॉट बी रिलीज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो मिस्टेक हो गई ऑर्डर में। नाउ व्हाट, रिव्यू तो बार है स्पेसिफिकली अंडर सेक्शन 362 ऑफ द सीआरपीसी। इन सच केसेस यू कम इन 482, वो रेसिडुअरी पावर्स के तरह काम करता है, कोर्ट उसको रिव्यू करते हुए वो पर्टिकुलर नाम चेंज कर सकता है। एक ये पावर ऐसा हो गया, ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है। सेकंड ये होता है कि सेकंड रिवीजन इज बार्ड अंडर दी सीआरपीसी। तो आपका कोई भी रिवीजन मान लीजिए हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है, तो यू कैन नॉट कम इन सेकंड रिवीजन, या सेशंस कोर्ट के पास भी रिवीजनरी पावर्स होते हैं। सेशंस कोर्ट ने रिवीजन डिसाइड कर दिया और डिसमिस कर दिया, तो यू कैन नॉट कम इन सेकंड रिवीजन इन द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट भले ही ऊपर का कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, बट देन ऑल्सो आप सेकंड रिवीजन में नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि दैट इज बार्ड। तो इन सब केसेस में यू कैन कम इन 482 विच इज रेसिडुअरी पावर्स, इनहेरेंट पावर्स, क्योंकि उसमें कहीं भी और किसी भी लेवल पे हाई कोर्ट कर सकती है, बट सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शन कि इट हैज टू बी एक्सरसाइज स्पेयरिंगली। सबसे लैंडमार्क जजमेंट है इस संबंध में, बिकॉज 482 कांट बी रेड until you read the judgment of Bhajanlal, state of MP, Haryana versus Bhajanlal. ये एक लैंडमार्क जजमेंट है ऑन द पॉइंट विच इवन टुडे होल्ड्स द फील्ड। ये कभी भी अभी तक इसको ना ओवर रूल किया है, ये आज भी हम यूज करते हैं। उसमें 7 कॉन्टिजेंसी है जिसके ग्राउंड पे आप एफआईआर में और या 482 में आप आ सकते हो। ऑफेंसेस मेड आउट इम्प्रोबेबल, ऑफेंसेस इंस्टीट्यूटेड, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूटेड विद मैलिस, तो ऐसे 7 कॉन्टिजेंसी है। तो सिर्फ इसी कॉन्टिजेंसी में सुप्रीम कोर्ट सेज कि आप आ सकते हो, अदरवाइज 482 का जुरिसडिक्शन कैन नॉट बी एक्सरसाइज एट ए ड्रॉप ऑफ अ हैट। तो वो एक मर्यादा ड्रॉ किया है और वो लाइन ड्रॉ की है सुप्रीम कोर्ट ने, और उसी के लाइन पे हाई कोर्ट एंड कोर्ट्स एक्सरसाइज देयर पावर्स, और सिर्फ ये हाई कोर्ट के पास है। 482 इज जस्ट विद द हाई कोर्ट। ये बेसिक कंसेप्ट है अपना 482 में, एंड ऑल दी रेसिडुअरी थिंग्स, मॉडिफिकेशंस एटसेट्रा कैन कम अंडर 482। तो जो कहीं नहीं मिल रहा आपको, यू कैन डायरेक्टली कम अंडर 482। ओके सर। तो सर ये WP एंड MP ये क्या चीज है एंड इसमें क्या डिफरेंस है, क्या माइनर सा डिफरेंस है? WP इज बेसिकली ये नोमेनक्लेचर है, इट मे डिफर। ये स्टेट ऑफ MP के लिए आप बोल सकते हैं WP MP, और हो सकता है अलग स्टेट में इसका नोमेनक्लेचर अलग है, बट कंसेप्ट और लॉ दोनों के एक है। लॉ ये बोलते हैं, WP इज बेसिकली आर्टिकल 226, आप अगर इसको प्रिसाइजली समझे। MP इज आर्टिकल 227। 226 में भी आप हाई कोर्ट जाते हैं, 227 में भी हाई कोर्ट जाते हैं। जो मेजर डिफरेंस है, 226 में आप कोई भी ऑर्डर को आप चुनौती दे सकते हो ओनली ऑन द ग्राउंड कि आपका कोई भी फंडामेंटल या लीगल राइट अफेक्टेड है। 5 रिट्स होती हैं जिसको आप इन्वोक करवा सकते हो और इशू करवा सकते हो कोर्ट से। ये पावर्स हैं 226 में। व्हेन इट कम्स टू 227 में सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन है। हाई कोर्ट सारे जितने कोर्ट्स हैं लोअर टू इट हैज अ सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ ऑल द अदर कोर्ट्स अंडर इट, whether it's administrative authority, whether it's quasi judicial authority or judicial authority. एक major point of difference which is there in 226 and 227 is कि कोई भी writ petition जब 226 में आप आते हैं, you cannot challenge a judicial order. आपने देखा होगा कोई भी ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर किया है, if it's by a judicial officer, you cannot challenge that order under a writ jurisdiction. इस संबंध में एक 1969 का सुप्रीम कोर्ट का 9 जजेस का एक जजमेंट है, उसमें स्पेसिफिक बार किया है कि यू कैन नॉट चैलेंज ए जुडिशियल ऑर्डर अंडर ए रिट जुरिसडिक्शन। उसके लिए यू द ओनली रेमेडी यू हैव इज 227। तो ये मेजर डिफरेंस है।
फिर कई बार लोकल, जैसे स्टेट ऑफ एमपी में आफ्टर डिसमिसल ऑफ 226 इन्होंने एक एक्ट बना हुआ है, हाईकोर्ट में एक एक्ट, ये प्रोविजन है कि आप अगर 226 की पिटिशंस आपकी खारिज होती हैं तो यू कैन फाइल एन अपील बिफोर द डिवीजन बेंच, बट द सेम डज नॉट अप्लाई इन 227। एक बार 227 आपकी रिजेक्ट हो गई तो द ओनली रेमेडी यू हैव इज टू गो इन सुप्रीम कोर्ट आइदर बाय एसएलपी और सम अदर रेमेडी। तो ये मेजर डिफरेंस है कि इन 227 यू कैन चैलेंज इवन द जुडिशियल ऑर्डर्स बट नॉट इन 226। एग्जैक्टली सर, काफी प्रिसाइसली और अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है, और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, जो भी डाउट्स हैं उनके रिगार्डिंग सर डेफिनेटली आंसर देंगे। एंड सर, इसी सेशन में जो मेरा नेक्स्ट जो चीज मैं जानना चाहूंगी वो ये है कि सर, जो अपील और रिवीजन की जो ड्राफ्टिंग होती है, तो जो न्यू कमर्स है उनके लिए स्पेशली, कि उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से वो ड्राफ्टिंग की जानी चाहिए। अब नाउ दैट मैडम आपने ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेस किया है, इसको चूंकि मैं थोड़ा सा इलाबोरेट इसलिए करना चाहूंगा कि बहुत ही पर्टिनेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारी जगह ये चीज कभी आती नहीं है। ये प्लीडिंग्स पे बहुत ही कम टॉपिक्स हैं और बहुत ही कम लोग ध्यान देते हैं। प्लीडिंग्स आर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन ए पर्टिकुलर केस। आपको कुछ नहीं मिल सकता इफ यू डोंट प्लीड। उसमें आप कुछ भी लॉ ले आए, until and unless you make a specific pleading you cannot get anything. This is what the law says. So pleading in a particular matter is something very important. सिविल कोर्ट में आपका मान लीजिए कोई सिविल सूट है, सिविल सूट में अगर मान लीजिए आपका अच्छा भी केस है, until you specifically make a pleading to that effect, you cannot lead evidence, you cannot adduce evidence, you cannot take that thing into appeal also, just because you haven't taken that pleading in your plaint before the ट्रायल कोर्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी ड्राफ्टिंग में होती है वो प्लीडिंग होती है। अगर जो चीज आप मांग रहे हो यू कैन नॉट गेट अंटिल यू प्रे फॉर इट, तो आपकी प्लीडिंग होना चाहिए। प्लीडिंग के बेसिस पे आप एविडेंसेस अड्यूस करते हो, उसके बाद कंसिडरेशन के बाद आप रिलीफ मांगते हो, और फाइनली कोर्ट रिलीफ देता है जब आपकी प्लीडिंग होगी और एविडेंस आपके फेवर में होंगे। तो अगर जब तक आप प्लीडिंग नहीं करते हो तो देयर इज नथिंग, सारी चीजें व्यर्थ हो जाती हैं। कमिंग टू योर क्वेश्चन, इसमें आपका रिवीजन और अपील में डिफरेंस क्या होता है? तो रिवीजन और अपील में, अगर अपील में अपन देखें तो अपील में अपीलेट कोर्ट के पास पावर्स बहुत होते हैं। अगर मान लीजिए ट्रायल कोर्ट में कोई भी जजमेंट आया विच गोज अगेंस्ट अ पर्टिकुलर, क्योंकि एक पार्टी के अगेंस्ट तो जाएगा ही वो, तो इट चैलेंज, यू चैलेंज द पर्टिकुलर पार्टी चैलेंजेस दैट ऑर्डर इन एन अपील। अब अपील में जब वो आते हैं तो उनको पहले फैक्ट्स प्लीड करना पड़ते हैं एंड देन ग्राउंड्स। तो ग्राउंड में वो उनको लेना जरूरी है। until that is taken you cannot argue that। कभी भी कोर्ट ऑब्जेक्शन ले सकती है इवन द ऑपोजिट पार्टी, बिकॉज until you plead you cannot argue that thing, you cannot beyond your pleading you cannot argue in a court of law। थोड़ा डिफरेंस इसमें आ जाता है रिवीजन में। रिवीजन में चूंकि पावर्स दूसरे हैं, एज आई मेंशन्ड इन माय अर्लियर पार्ट कि वो जुरिसडिक्शनल एरर पे है, तो वो आप यूजली देखते हो, आप लीगल पॉइंट देखते हो, आप वेदर ट्रायल कोर्ट ने या कोर्ट बिलो ने जुरिसडिक्शनल एरर किया है, वेदर इट एक्सीडेड और नॉट। तो उसमें प्लीडिंग मायने रखती है, नो डाउट, आई वुड नॉट से कि बिल्कुल नहीं रखती, बट अपील के कंपैरिजन में अगर आप कंपेयर करें तो वो बहुत कम उसकी वो रहती है रिवीजन में। बट प्लीडिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एनी रिलीफ यू कैन गेट ओनली वंस यू प्लीड in your plaint. Until you plead, even Supreme Court cannot help you because that's the law. Exactly, So that's sir. the importance of pleading. तो सर, इसमें लास्ट जो मैं जानना चाहूंगी, आपके क्या व्यूज हैं रिगार्डिंग कानून गुरुज? काफी लंबे टाइम से आप कानून गुरुज से जुड़े हुए हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से आपको ये हेल्प आउट करते हैं एक क्लाइंट को लॉयर तक पहुंचने में? I would firstly say कि this is a very good platform. Budding lawyers हों, experienced lawyers हों, किसी के भी लिए, for lawyers I can say कि it's a very good platform कि आपके यहाँ से client base बहुत है, कि I should say touch wood, but I would say कि मेरा client base काफ़ी हद तक है। कानून गुरु ने काफ़ी एक प्लेटफॉर्म है जिसने मेरे को कुछ क्लाइंट्स ऐसे दिए हैं कि नॉर्मल कोर्स में would have been difficult. Secondly, for budding lawyers, I think the videos which are there on the platform, they're so informative, so precise and up to the mark,
जो आप प्रैक्टिकल लॉयर्स के आप लेते हैं तो वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। वो आप किसी भी क्लासरूम में आप नहीं सीख सकते हैं, बट दोज आर बट फॉर द रीजन कि वो चूंकि कानून गुरु में है, तो वो बड़े इंफॉर्मेटिव हैं, एंड बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आप उसको होस्ट करते हैं और आपके क्वेश्चंस इतने पर्टिनेंट होते हैं, तो इस लिहाज से मैं आपको बोलूँगा, आप लोग को भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि आपके क्वेश्चंस इतने पर्टिनेंट होते हैं कि वो आंसर्स वैसे आते हैं, तो वो फाइनली जो प्रोडक्ट निकलता है और जो वीडियोस आते हैं वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होते हैं। सो फॉर बडिंग लॉयर्स, फॉर एक्सपीरियंस लॉयर्स, एक्सपीरियंस को उनके प्रोफेशन में हेल्प करता है, बडिंग लॉयर्स को उनको कंसेप्ट समझने में हेल्प करता है, तो हर जगह आपकी विन विन सिचुएशन है। सो दिस इज हाउ मेरे मेरे ओपिनियन में कानून गुरु की जो ओपिनियन है मेरे लिए, दिस इज व्हाट आई वुड से। Thank you so much, sir, for your valuable words and time.